सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10 की हिंदी। क्लास 10 की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर वाक्य के भेद, यानी कि वाक्यों पर हमने विचार किया, वाक्यों की परिभाषा जानी, वाक्य के घटक जाने, उपवाक्य क्या होते हैं ये हमने समझा। और अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं वाक्यों के भेद। तो 8 तरह के आपको वाक्य मैंने यहाँ पर बताए, जैसे कि आपको यहाँ पर विद एग्जाम्पल्स के साथ सारे वाक्य हमने क्लियर कर दिए हैं। और बाकी जो हमारे शेष भाग रह गए हैं वाक्य के, आज हम उन्हें करेंगे। और उसके बाद हम रचना की दृष्टि से वाक्यों के भेदों को पढ़ेंगे। अभी तक हम अर्थ की दृष्टि से वाक्यों के भेद पढ़ रहे हैं, अब हम रचना की दृष्टि से वाक्यों के भेद पढ़ेंगे। तो हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो हमारा पिछला सेशन जो था उसमें हमने अपने यहाँ पर 6 तरह के वाक्यों के भेद पढ़े अर्थ के आधार पर। तो कौन कौन से वाक्यों के भेद हैं अर्थ के आधार पर? सबसे पहले हमने यहाँ पर पढ़ा विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य में हमने यहाँ पर कहा कि कथन क्रिया के सामान्य रूप से होने के बारे में यहाँ पर बताया जाता है, जैसे वह प्रतिदिन व्यायाम करता है। तो इसमें हमने आपसे कहा था कि आप और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप इसमें दे सकते हैं। ये आपको होमवर्क में दिया था कि आप बाकी के एग्जाम्पल यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो आप सभी ने अपनी कॉपी में लिखे होंगे बाकी के एग्जाम्पल विधानवाचक वाक्य में, यानी कि जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने का सामान्य कथन हो। सामान्य रूप से किसी बात को जब कह दिया जाता है, जैसे कि कविता ने पाठ याद कर लिया है। कविता ने पाठ याद कर लिया है, ठीक है। तो इस तरह से वह प्रतिदिन व्यायाम करता है। नदी में बाढ़ आई है। विजया ने दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। रोहित ने नया स्कूटर खरीदा है। तो इस तरह से अलग अलग आप इसमें उदाहरण दे सकते हैं, अलग अलग आप एग्जाम्पल दे सकते हैं जहां पर क्रिया जो है सामान्य रूप से क्रिया का जो होने के बारे में या क्रिया के करने को सामान्य कथन के रूप में कह दिया गया हो। एक सामान्य वाक्य जो होगा उसको हम विधानवाचक वाक्य कहेंगे। और नेक्स्ट हमने यहाँ पर बताया निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक, तो निषेध यानी कि जहां पर निषेध प्रकट हो रहा हो, जहां पर नहीं का भाव प्रकट हो रहा हो या न करने का भाव प्रकट हो रहा हो, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल में हमने कहा कि मेधावी छात्र परीक्षा में नकल नहीं करते। मोहन ने अपना गृह कार्य नहीं किया। इसी तरह से पक्षी घोंसले से नहीं उड़ रहे हैं। नदी में बाढ़ नहीं आई है। रोहित ने स्कूटर नहीं खरीदा है। यानी कि जहां पर नहीं 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 शब्द का प्रयोग किया जाए उसे निषेधवाचक, निषेध मतलब नहीं, वाचक यानी कि बताने वाला, यानी कि नहीं का बोध कराने वाला या नहीं का भाव प्रकट करने वाला वाक्य निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। उसके बाद हमने अगला पढ़ा संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य हमारे कौन से हैं? संदेहवाचक में जहां पर हमने कहा कि जिसमें वाक्यों में कोई संदेह या संभावना प्रकट की जा रही हो, ठीक है। संदेह या संभावना प्रकट की जा रही हो। तो जैसे हमने कहा कि मुझे नहीं लगता कि वो पास हो पाएगा, ठीक है। तो या शायद आज वर्षा हो, या और भी एग्जाम्पल इसमें हम बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें हम लिख सकते हैं। किस तरह के एग्जाम्पल? जैसे रमा खाना पका चुकी होगी। चुकी होगी, संभावना आप जता रहे हैं, ठीक है। या शायद अब बारिश बंद हो जाए, जैसे हमने कहा शायद आज वर्षा हो। तो इस तरह का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि अब शायद
बारिश बंद हो। जाए, तो संभावना आप यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं, किसी भी बात की संभावना जहां पर प्रकट की जा रही हो, किसी भी बात पर संदेह जहां पर प्रकट किया जा रहा हो, उसे संदेहवाचक वाक्य कहेंगे। अगला हमने यहाँ पर पढ़ा था इच्छावाचक। तो इच्छावाचक वाक्य में हमने यहाँ पर देखा कि जिस वाक्य में वक्ता की यानी कि बोलने वाले इंसान की इच्छा, कामना, आशीर्वाद आदि का भाव प्रकट होता है, उसे इच्छावाचक कहते हैं। और हमने यहाँ पर एग्जाम्पल भी आपको दिए थे और इस तरह के एग्जाम्पल बाकी हमने आपको लिखने के लिए कहा था। यहाँ पे हमने बताया कि भगवान आपको सदा सुखी रखे। तो इस तरह से आपने क्या किया, आपने आशीर्वाद प्रकट किया। तो अब यहाँ पर मैं चाहता हूं कि सभी स्वस्थ हो या सभी स्वस्थ रहें। तो ये आपने अपनी इच्छा या कामना प्रकट की है। मैं चाहता हूं कि सभी स्वस्थ रहें, ठीक है। ईश्वर करे आप खूब उन्नति करें, मित्र को जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां। तो आप आशीर्वाद दे रहे हैं, कामना कर रहे हैं, ठीक है। काश इस समय सुमन मेरे साथ होती। तो इस तरह से हम आशा जता रहे हैं, कामना जता रहे हैं, इच्छा या आशीर्वाद हम जता रहे हैं। तो जहां पे इस तरह के वाक्य होते हैं तो उन्हें हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। नंबर 5 में हमने यहाँ पर पढ़ा था प्रश्नवाचक। देखिए, प्रश्नवाचक में हमें सीधे सीधे पता है कि जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जा रहा हो, यानी कि जहां पर प्रश्न किए जाने का बोध हमें होता है, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, क्या तुम विद्यालय जा रहे हो, या और देखिए ऐसे में यहाँ पर जब भी आप कैसे पहचानेंगे कि उसमें आपको क्या, क्यों, कब, कैसे, कौन, ठीक है, किससे आप पहचानेंगे प्रश्नवाचक वाक्यों को? प्रश्नवाचक वाक्यों को पहचानेंगे आप क्या, क्यों, कब, कैसे, किसे, किसका और अंत में लगे हुए प्रश्न चिन्ह से, ठीक है। कैसे पहचानते हैं हम? या तो हम इस तरह के शब्दों को उसमें देखते हैं, और या फिर अंत में लगे हुए इस प्रश्न चिन्ह के कारण हम उसको समझ पाते हैं कि ये आपका प्रश्नवाचक वाक्य है, ठीक है। तो जैसे, ऐसी धूप में बाहर कौन खड़ा है? तुम कल विद्यालय क्यों नहीं आए? तुमने कल क्या क्या खाया? आप किसकी राह देख रहे हैं? तो इस तरह के सारे वाक्य जो हैं ये आपको प्रश्न पूछे जाने का बोध करा रहे हैं, तो इसीलिए हमने इन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहा। अगला है संकेतवाचक वाक्य। अगला क्या है? संकेतवाचक वाक्य। तो संकेतवाचक वाक्य हमने यहाँ पर बताया है, यानी कि संकेतवाचक वाक्य में क्या होता है, हम जो संकेतवाचक हमारा जो वाक्य है, यहाँ पर जिन वाक्यों में क्रिया का एक क्रिया का पूरा होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, ठीक है। एक क्रिया का पूरा होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। जैसे, यदि वर्षा रुकती तो मैं घर जाता। यदि वर्षा रुकती तो मैं घर जाता, ठीक है। तो एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। तो देखिए, यदि वर्षा रुक जाती तो मैं घर जा पाता। यदि तुम परिश्रम करते तो अवश्य सफल होते। अगर जल्दी आते तो टिकट मिल जाता, ठीक है। सारे वाक्य इस तरह के हैं जो एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर कर रही है। अगर सिंचाई की गई होती तो फसल अच्छी होती।
अगर सिंचाई की गई होती तो फसल नहीं सूखती। तो सारे देखिए यहाँ पर आपको वाक्य, संकेत वाचक वाक्य बिल्कुल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ध्यान रखिएगा। संकेत वाचक वाक्य यानी कि जिसपे एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है। तो जहां पर भी अगर परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे, ठीक है। अगर डॉक्टर समय पर आ जाते तो मरीज की जान बच जाती, ठीक है। आप देखिए हर वाक्य जो अभी तक हमने यहाँ पर बोला है इसमें दो क्रियाएं हैं जो एक दूसरे पर निर्भर है, यानी कि एक क्रिया जो है वो दूसरी क्रिया पर निर्भर है। जब तक दूसरी क्रिया तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक पहली क्रिया ना हो। तो जैसे हमने कहा तुम परिश्रम करते तो अवश्य सफल होते, तो सफल तब होंगे जब परिश्रम करेंगे। यदि वर्षा रुकती तो मैं घर जाता, तो मैं घर तब जाता जब वर्षा रुकती। अगर जल्दी आते तो टिकट मिल जाता, तो टिकट तब मिलता जब हम जल्दी आते। डॉक्टर समय पर आते तो मरीज की जान बच जाती, यानी कि मरीज की जान तब बचती जब डॉक्टर समय पर आते। तो ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पर 6 जो हमारे यहाँ पर आपके इस वाक्यों के भेद हैं अर्थ के आधार पर, उन्हें हमने पढ़ लिया है। हमारा अगला जो वाक्य है वो है आपका आज्ञावाचक वाक्य। अगला हमारा नंबर 7 है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य। तो क्या होते हैं आज्ञावाचक वाक्य? जैसे कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है कि आज्ञावाचक, आज्ञा दिए जाने का बोध करा रहा हो, ठीक है। जहां पर आपको आज्ञा या अनुमति लेने देने का भाव प्रकट हो रहा हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। तो लिख लेते हैं इसको हम। जिन वाक्यों में आज्ञा या अनुमति देने या लेने का भाव प्रकट होता है उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं, उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी आज्ञा हम देते हैं, ठीक है। दीवार साफ कर दो, दीवार साफ कर दो, ठीक है। अपने जन्मदिन पर एक पौधा लगाना, रोहन अब पढ़ने बैठ जाओ, रोहन अब पढ़ने बैठ जाओ। तो इस तरह यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं आपके आज्ञावाचक वाक्यों के। तो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं आज्ञावाचक वाक्यों के जिनमें आज्ञा दिए जाने का या अनुमति दी जाने का बोध हो रहा हो, ठीक है।
तो नंबर 7 बहुत ही आसान, बहुत ही इजी कि जिन वाक्यों में आज्ञा या अनुमति देने या लेने का बोध हो रहा हो या भाव प्रकट हो रहा हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब लास्ट जो हमारा वाक्य यहाँ पर बचा हुआ है वो है विस्मयवाचक वाक्य। ठीक है, नंबर 8 है हमारा विस्मयवाचक वाक्य। विस्मय वाचक वाक्य। तो विस्मय के बारे में हम काफी कुछ सुन चुके हैं कि विस्मय का जो अर्थ होता है वो होता है आश्चर्य। तो जिस भी वाक्य में विस्मय का क्या अर्थ होता है, आप क्लास 10th में हैं तो बहुत बार हम विस्मय के बारे में पढ़ चुके हैं। विस्मयवाचक वाक्य क्या होते हैं, विस्मयादि बोधक शब्द क्या होते हैं। तो इस तरह से हमने बहुत सारा विस्मय के बारे में पढ़ा हुआ है। तो विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य। तो देखिए, जिन वाक्यों में इसको हम लिखना शुरू करते हैं। जिन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा, प्रसन्नता, दुख, भय आदि भाव प्रकट होते हैं। ठीक है, जिन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा, प्रसन्नता, दुख, भय आदि का भाव प्रकट होता है या आदि भाव प्रकट होते हैं, उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। तो हमने कहा कि विस्मयवाचक वाक्य, तो आप सभी को पता है कि विस्मयवाचक वाक्य में जहां पर हमने कहा आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा, प्रसन्नता, दुख, तो जिस भी शब्द से हम उन्हें प्रकट करते हैं, उदाहरण के तौर पर देखिए, उदाहरण के लिए, ओह तुम आ गए, सावधान, ट्रक आ रहा है, अरे कितना विशाल मैदान है, कितना विशाल मैदान है। तो देखिए, ये हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखे। तो अब आप देख रहे हैं कि इसको जहां पर हमने कहा ओह तुम आ गए, तो ये हमने आश्चर्य का भाव यहाँ पर प्रकट किया। फिर हमने कहा कि सावधान, ट्रक आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर हमने सावधान किया है। ठीक है, तो भय का बोध यहाँ पर हो रहा है। अगर और अरे कितना विशाल मैदान है, आश्चर्य यहाँ पर आ रहा है। तो और अगर हम कहें
कि छी आसपास कितनी गंदगी है, या आह कि इतना सुंदर पुष्प देखकर मन प्रसन्न हो गया। इतना सुंदर पुष्प या दृश्य भी आप लिख सकते हैं, देखकर मन प्रसन्न हो गया। छी आसपास कितनी गंदगी है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर जो भी ये शब्द प्रयोग किए हैं, जैसे हमने किया ओह, सावधान, अरे, या फिर हमने आहा या छी, तो ये सारे शब्द जो हैं, ये शब्द आपको विस्मय वाचक वाक्य का बोध करा रहे हैं। यानी कि जब भी आप किसी वाक्य में इस तरह के शब्द देखेंगे तो आपको वाक्य पता चल जाएगा कि ये कौन सा वाक्य है, ये आपका विस्मय वाचक वाक्य है। और साथ ही विस्मय वाचक जो शब्द होता है उसके साथ हमेशा विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक चिन्ह जो कि इस तरह का होता है। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह आपका लगाया जाता है, जिससे आप आसानी से विस्मय वाचक वाक्यों को पहचान सकते हैं कि विस्मय वाचक वाक्य क्या होते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर सभी अलग अलग तरह के जितने भी हमारे यहाँ पर अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद हैं, ये हमने पढ़ लिए हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद हमारे क्लियर हो गए हैं। अब हम अपने जो वाक्य के भेद पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर। ठीक है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या बताया था कि जो हमारा वाक्य होता है, जो सबसे पहले हमने वाक्य की पूरी यहाँ पर आपको वाक्य के बारे में बताया था कि वाक्य की परिभाषा क्या होती है, वाक्य के कितने अंग होते हैं, और इन अंगों में कैसे हम जो अंग अलग अलग हमने यहाँ पर बताए कैसे उनको लिखते हैं, कैसे हम पढ़ते हैं। तो अब हम रचना के आधार पर, अभी तक हमने यहाँ पर अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पढ़े, अब हम रचना के आधार पर वाक्यों के भेद पढ़ेंगे। तो आप बिल्कुल ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। नंबर 2 है रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य भेद, वाक्यों के भेद बताने हैं रचना के आधार पर। 3 भेद होते हैं जो कि हम यहाँ पर लिख लेते हैं और उसके बाद सभी को हम अलग अलग करके पढ़ेंगे। सरल वाक्य, दूसरा है आपका संयुक्त वाक्य, तीसरा है आपका मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। तो 3 तरह के आपके वाक्य होते हैं, और
तीन तरह के आपके वाक्य होते हैं। सबसे पहले सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। और ये किसके आधार पर होते हैं? रचना के आधार पर। और एग्जाम में ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके हिंदी व्याकरण का। यानी कि जब आप क्लास 10th में हैं और आपके बोर्ड एग्जाम्स का हिंदी व्याकरण से जुड़ा हुआ वाक्य परिवर्तन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। 3 से 4 नंबर का आपका ये आता है। और कई बार बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं, छोटे छोटे शब्दों के कारण, छोटी छोटी चीजों के कारण गलती कर देते हैं बच्चे, जो कि बहुत आसान है समझने में, फिर भी ये छोटी छोटी गलतियां हमसे हो जाती हैं। तो रचना के आधार पर वाक्यों के 3 भेद हमने यहाँ पर बताए: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। तो शुरू करते हैं हम अपने सबसे पहले वाक्य से कि क्या होते हैं सरल वाक्य। ठीक है, सरल वाक्य। तो जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इसका नाम है सरल वाक्य। तो सरल वाक्य यानी कि हमने वाक्यों के अंग आपको बताए हैं कि वाक्यों के कितने अंग होते हैं। तो वाक्यों के अंग में आपने सबसे देखा है कि किस किस चीज से आपके वाक्य बनते हैं। तो वाक्य के अंग में हमने बताया कि एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। जब भी आप वाक्य का निर्माण करते हैं तो उसमें क्या होता है? एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। ठीक है, तो अब हम सरल वाक्य बना रहे हैं, सरल वाक्यों को पढ़ रहे हैं। तो सरल वाक्य में जिसमें केवल एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो, उसको हम कहेंगे सरल वाक्य। ठीक है, जिसमें केवल एक उद्देश्य और एक विधेय हो, उसको हम कहेंगे सरल वाक्य। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं: जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। जिसमें केवल एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, उसे आपका सरल वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो सरल वाक्य आप समझ गए कि जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होगा वो सरल वाक्य है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर। उदाहरण बहुत ही इजी, एक उद्देश्य एक आपका विधेय। तो मोहन पतंग उड़ा रहा है। मोहन पतंग उड़ा रहा है। मोहन है आपका उद्देश्य, याद होगा आपको, और उड़ा रहा है जो शब्द है वो है आपका विधेय। तो देखिए, अब परिभाषा उद्देश्य और विधेय दोनों की हमने लिखवाई है कि जिसके बारे में वाक्य में जिसके बारे में बात की जा रही हो वो आपका उद्देश्य होता है, और जो बात की जा रही हो वो आपका विधेय होता है। तो मोहन पतंग उड़ा रहा है जो आपका वाक्य है, इसमें जो मोहन है, क्योंकि मोहन के बारे में बात की जा रही है, तो मोहन आपका उद्देश्य है, और पतंग उड़ा रहा है ये जो है आपका विधेय है, क्योंकि मोहन के बारे में बात की जा रही है कि मोहन पतंग उड़ा रहा है, तो ये आपका विधेय है। ठीक है, इसी तरह से बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। ठीक है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो जहां पर बच्चे हैं वो उद्देश्य है और मैदान में खेल रहे हैं ये आपका विधेय है। ठीक है, ये आपका उद्देश्य हो गया और
बाकी का जो वाक्य है वो आपका विधेय हो गया। ठीक है, उद्देश्य और ये आपका विधेय। जो बात जिसके बारे में बात की जा रही है वो उद्देश्य, जो बात की जा रही है वो विधेय। तो क्लियर हो गया। सरल वाक्य क्या होते हैं? जिनमें केवल एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पर जो भी हमने वाक्य लिखे हैं, इनमें केवल एक उद्देश्य है और एक विधेय है, इसीलिए हमने इन्हें सरल वाक्य कहा है, बिल्कुल आसान शब्दों में। अब हम पढ़ते हैं आपके संयुक्त वाक्य। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है संयुक्त वाक्य। संयुक्त से आपको क्या समझ में आ रहा है? संयुक्त, संयुक्त शब्द से आपको क्या समझ में आ रहा है? संयुक्त का अर्थ होता है जुड़ा होना, जुड़ा हुआ। ठीक है, संयुक्त का अर्थ होता है जुड़ा हुआ। तो संयुक्त वाक्य की बात की जा रही है, यानी कि जिन वाक्यों में जो दो या दो से अधिक जो उपवाक्य होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, दो या दो से इससे पहले देखिए, आपने एक बारी में जो आपका सेंटेंस है, वाक्य है, खत्म हो गया है। मोहन पतंग उड़ा रहा है, तो वाक्य आपका खत्म हो गया। कोई यहाँ पर संयुक्त वाक्य नहीं है, कोई यहाँ पर मिश्र वाक्य नहीं है, कोई आपका अलग से उपवाक्य नहीं है, या मतलब कोई भी आपका उपवाक्य यहाँ पर नहीं है। लेकिन हमने कहा संयुक्त वाक्य जो होते हैं, इनमें दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से, कई बार दो से अधिक भी हो जाते हैं, तो दो या दो से अधिक जो स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं वो किससे जुड़े रहते हैं? किसी समुच्चय बोधक शब्द से। ये ध्यान रखेंगे, समुच्चय बोधक अव्यय शब्द से। अव्यय शब्दों को सबने पढ़ा है, अव्यय शब्द सबको क्लियर है, तो उसमें हमने समुच्चय बोधक अव्यय शब्द पढ़े हैं। तो देखिए एक बार इसको लिख लेते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगी। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक उपवाक्य। अब उपवाक्य क्या होता है, इसकी भी परिभाषा मैंने लिखवाई है। किसी समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है, से जुड़े होते हैं। उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने कहा यहां पर, सबसे पहले हमने कहा उपवाक्य, फिर हमने कहा समुच्चय बोधक अव्यय। तो जब तक आपको उपवाक्य क्या होते हैं ये नहीं पता होगा, जब तक आपको अव्यय शब्द और वो भी समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं वो नहीं पता होगा, तो आप संयुक्त वाक्य को नहीं समझ पाएंगे। तो सारी चीजें पढ़ने से पहले, जब भी हम कोई चीज पढ़ते हैं तो हमें पुरानी चीजें याद करनी पड़ती है, रिवाइज करनी पड़ती है। तो इस क्लास में भी, 10th क्लास में भी हमने ये पढ़ा है कि अव्यय शब्द क्या होते हैं, समुच्चय बोधक शब्द क्या होते हैं, क्योंकि जब हमने अव्यय शब्द पढ़ा तो उसी में हमने जो क्रिया विशेषण और जो अव्यय शब्दों के जो भेद हैं उसमें हमने
यहाँ पर अव्यय शब्दों के भेदों में आपका समुच्चय बोधक अव्यय शब्दों को पढ़ा है। तो हमने कहा कि ये समुच्चय बोधक अव्यय शब्दों से जुड़े रहते हैं। संयुक्त का अर्थ होता है जुड़ना, ठीक है। तो समुच्चय बोधक अव्यय शब्दों से जुड़े रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, जैसे मां बाजार गई और सब्जियां लेकर आई, ठीक है। आप चाय पिएंगे या कॉफी? तो अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने कहा दो या दो से अधिक जो उपवाक्य होते हैं जुड़े होते हैं समुच्चय बोधक अव्यय शब्दों से। मां बाजार गई, ठीक है, ये आपका एक उपवाक्य हुआ। सब्जियां लेकर आई, ये आपका उपवाक्य हो गया। और ये किससे जुड़ा हुआ है? ये समुच्चय बोधक अव्यय शब्द से जुड़ा हुआ है, जो कि है और, ठीक है। मां बाजार गई और सब्जियां लेकर आई। और हमने उपवाक्य जब पढ़े थे तो हमने उपवाक्य में क्या कहा था कि आपका एक प्रधान उपवाक्य होता है। देखिए उपवाक्य के भी दो हमने भेद यहाँ पर आपको बताए थे। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आप जो भी यहाँ पर पढ़ते हैं उसको घर पर जरूर रिवाइज कीजिए, ताकि आपको सारी चीजें याद रहें। और फिर जब हम आगे आगे बढ़ते हैं तो जैसे हमने कहा कि जो आपके उपवाक्य होते हैं, दो तरह के उपवाक्य होते हैं। कैसे? एक आपका प्रधान उपवाक्य, एक आपका आश्रित उपवाक्य, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कहा मां बाजार गई और सब्जियां लेकर आई, ठीक है। हमने कहा प्रधान उपवाक्य, प्रधान यानी कि जिसको बोलने के लिए, जिसको कंप्लीट करने के लिए हमें किसी और उपवाक्य की जरूरत नहीं पड़ती, वो आपका प्रधान। और जो जिस उपवाक्य के अर्थ को पूरी तरह से समझने के लिए हमें प्रधान उपवाक्य की हेल्प लेनी पड़ती है, उसको हम आश्रित उपवाक्य कहते हैं। जैसे हमने कहा मां बाजार गई, तो केवल अगर हम इतना भी बोल देंगे कि मां बाजार गई तो हमें क्लियर हो रहा है, हमें सारी चीजें पता चल रही हैं। लेकिन खाली अगर हम बोलेंगे सब्जियां लेकर आई, तो कौन लाई, कहां से लाई, क्या लेकर आई, तो ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है। तो इसीलिए इसको पूरा करने के लिए हमने यहाँ पर मां बाजार गई और सब्जियां लेकर आई, तो और शब्द से हमने इसको जोड़ रखा है, प्रधान उपवाक्य को आश्रित उपवाक्य से जोड़ रखा है। इसी तरह से आप चाय पिएंगे या कॉफी, तो आप देख रहे हैं कि आप चाय पिएंगे, ये शब्द अपने आप में कंप्लीट है। लेकिन खाली अगर कॉफी बोलेंगे तो क्या कॉफी? तो इसी तरह से यहाँ पर हमने जोड़ा है दोनों शब्दों को समुच्चय बोधक अव्यय शब्दों से। और क्या होते हैं अव्यय शब्द, ये रिवाइज करके आएंगे, ये आपका होमवर्क है। अव्यय शब्द क्या होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी चीजें हम पढ़ने वाले हैं आगे भी, वो भी अव्यय शब्दों के बारे में ही है और अव्यय शब्दों से ही जुड़े हुए हैं। तो जरूर इसको एक बार घर पर आप पढ़कर आएं। तो बच्चों हमने यहाँ पर अव्यय जो हमारे वाक्य के भेद हैं, अर्थ के आधार पर कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ पर रचना के आधार पर वाक्यों के भेदों को पढ़ रहे हैं। तो रचना के आधार पर हमने 3 भेद आपको वाक्यों के बताए हैं, जिसमें से हमने सरल वाक्यों को पढ़ लिया है, बहुत ही आसान है। और अब हम संयुक्त वाक्यों को पढ़ रहे हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा समझने के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम से जुड़ा हुआ ये पार्ट है। तो घर पर इसको जरूर एक बार रिवाइज करें। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।